नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सीटेड एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। एंड वी ऑल नो दैट 12th के एग्जाम्स इतने नजदीक आ चुके हैं कि और आप सब लोग जो है वो आप स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हो। लेकिन एक होता है ना कि आपको एक ना मतलब बोलते हैं कि एक वन शॉट की जरूरत होती है, और वो वन शॉट जब आपको मिल जाता है तो आपके जो रिमेनिंग कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आए हुए होते हैं, या फिर आप बोलते हो ना कि आपको रिवीजन की जरूरत होती है, तो इसीलिए आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर। यस, सॉल्यूशन चैप्टर का वन शॉट वीडियो। एंड ये वन शॉट वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे सीखेंगे जो कि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं और हर एक चीजों को इंपॉर्टेंटली देखते हैं। याद रखना, जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको अच्छे तरीके से आपको करना है। सो स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसे नाम पता चलता है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड द सेकेंड वन इज सोल्यूट। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट का मतलब होता है जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड सोल्यूट का मतलब होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो लेसर अमाउंट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर लूंगा, कंटेनर के अंदर बहुत सारा वाटर डालूंगा। अब ये जो वाटर रहेगा दैट विल बी सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर लिया है, उसके अंदर मैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट में शुगर मॉलिक्यूल डालूंगा, और ये जो शुगर रहेगा दैट शुगर विल बी सोल्यूट। ठीक है, सो वाटर विल बी सॉल्वेंट एंड द शुगर विल बी सोल्यूट। तो ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया? तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो याद क्या रखना है एक पॉइंट आपको, कि ये जो सोल्यूशन होता है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक टेबल देखने मिलेगा। ये टेबल जो है, ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वन, ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपको एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको पढ़ते कैसे है? इसको पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो अभी तो हम लोग ने एग्जांपल देखा, सॉलिड इन लिक्विड मतलब क्या होता है? शुगर को मैंने किसके अंदर डाला हुआ है? वाटर के अंदर। तो वही एग्जांपल आप लिख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, शुगर इन वाटर, सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है? सॉल्ट प्रेजेंट होता है पानी के अंदर। उसके अलावा यू कैन राइट ऑल्सो बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। बेंजोइक एसिड इन सॉलिड फॉर्म, वो प्रेजेंट होगा बेंजीन में, जो कि होता है लिक्विड फॉर्म में। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? नेक्स्ट वाला एग्जांपल, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है? मेटल एलॉयज। दो मेटल ले लिया जो कि दोनों सॉलिड फॉर्म में है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और वो सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड इन सॉलिड, बिकॉज बोथ द मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म। तो उस तरीके से मैंने मेटल एलॉयज का एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ब्रास। उसके बाद ब्रोंज में बता सकता हूँ। लास्ट हम लोग सॉलिड इन गैस देखेंगे। सॉलिड इन गैस मतलब क्या होता है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स गैस में प्रेजेंट है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड जो सॉलिड फॉर्म में आयोडीन एग्जिस्ट करता है वो एयर में प्रेजेंट होता है, गैस में। सो वही हम लोग एग्जांपल में लिख देंगे, आयोडीन इन एयर। नाउ लिक्विड इन लिक्विड, वेरी सिंपल एग्जांपल, अल्कोहल विच इज प्रेजेंट इन वाटर, तो वो हम लोग लिख सकते हैं। सो यहाँ पे वही दिया रहेगा, देखो, इथेनॉल इन वाटर, दैट इज अल्कोहल इन वाटर। अदर देन दैट गैसोलीन, ये जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपको याद रखना है। गैसोलीन, गैसोलीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, कि गैसोलीन इज विच टाइप ऑफ सोल्यूशन, राइट? सो इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड। भले ही वो गैस की तरह लग रहा है गैसोलीन, बट इट इज लिक्विड इन लिक्विड। सो ये पॉइंट याद रखना है। फिर लिक्विड इन सॉलिड पे आते हैं, तो लिक्विड इन सॉलिड में फिर से अलॉय बनेगा, लेकिन ये वाला जो अलॉय रहेगा वो रहेगा मर्क्यूरी का। तो मेरे पास है मर्क्यूरी, मेरे पास है दूसरा मेटल। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दूसरा मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो लिक्विड इन सॉलिड, सो लिक्विड इन सॉलिड, सो अमलगम विल बी द alloy of mercury। उसके बाद आते हैं हम लोग लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस में क्या होता है? जो क्लोरोफॉर्म होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में, एंड इट इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन गैस। उसके अलावा गैस इन लिक्विड, ये तो सिंपल एग्जांपल है, गैस को लिक्विड में डाला हुआ है। जो हम लोग कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो हम लोग पीते हैं, सो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें होता क्या है? उसमें बेसिकली जो तुम लोग का गैस होता है वो लिक्विड के अंदर डाला जाता है विद हेल्प ऑफ प्रेशर। वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसके थ्रू, उसके लिए एक लॉ पढ़ते हैं हम लोग जिसका नाम होता है हेनरीज लॉ, राइट? सो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है गैस इन सॉलिड। इसमें क्या होता है? इसमें जो हाइड्रोजन गैस होता है उसको हम लोग पैलेडियम रॉड के ऊपर डालते हैं, तो इसलिए इसका एग्जांपल रहेगा H2 इन पैलेडियम। फिर आता है गैस इन गैस, एयर में बहुत सारा गैस प्रेजेंट है, वो आप लिख सकते हो। सो ये टेबल अच्छे तरीके से करके जाना, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू या फिर वन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आफ्टर दिस जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है
वो है तुम लोग का सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला होता है सेम जो कि होता है कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज N/V। इसलिए इसका यूनिट भी याद रखना है मोल पर लीटर। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, V मतलब वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी की जब मैं बात करता हूं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी में आपका पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बच्चों ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसमें सिर्फ आपको एक ही सिंगल लाइन याद रखनी है और वो लाइन है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या याद रखना है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या होता है? पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। देखो यहाँ पे लिख के दी हुई है लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। इसका मतलब क्या है? पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। सो ये आपको याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में। अगर वाटर है और सॉल्ट है तभी जाके दोनों का एक मिक्सचर बनेगा। पेट्रोल एंड वाटर का सोल्यूशन बनेगा क्या? नहीं, इट विल बी हेट्रोजीनियस, और हेट्रोजीनियस तो सोल्यूशन होता नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है। सो हम लोग को याद रखना है सोल्यूशन हमेशा क्या होना चाहिए? इट विल बी होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए मुझे लाइक डिसॉल्व्स लाइक का फिनोमेना हमेशा फॉलो ही करना पड़ेगा। सो ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया जिसमें आपको एक सिंगल लाइन याद रखनी है, विच इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला, विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है? जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी रहेगा। सो टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैंने पानी के अंदर शुगर डाल दिया और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। सेकेंड केस में मैंने पानी के अंदर शुगर तो डाला है लेकिन मैंने उसको गैस के ऊपर रखा है। तो अब मुझे बताओ शुगर जल्दी कब पिघलेगा? जब कब सॉल्यूबल होगा वाटर के अंदर? जब मैंने उसको गैस पे रखा है। सो बेसिकली कहना यही चाहता हूँ कि सोल्यूबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है। कैसे? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन ये कब होगा? जब प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। मतलब सोल्यूबिलिटी होने के लिए, सोल्यूबल होने के लिए सोल्यूट को हीट की जरूरत है। सो ऑब्वियसली मैं ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इजीली सोल्यूबल होगा। यही होता है वाइस वर्सा कहाँ पे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक जब मैं बात करूंगा एक्सोथर्मिक की, तो उसमें टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी का रिलेशन होता है इनवर्स। मतलब टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा तब जाके सोल्यूबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, और उसका एग्जांपल भी यहाँ पे तुम लोग को देखने मिलेगा। देखो यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर बाय एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इट्स सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। LiSO4 है, CaCl2 है, ये वाटर के अंदर जब डिसॉल्व होता है तो ये हीट रिलीज करते हैं। सो दैट मींस दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड इफ इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर सो दैट द सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज। सो दिस बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट, एंड एक्सोथर्मिक में रिलेशन क्या है? इनवर्स। सो दिस इज नथिंग बट योर टेम्परेचर का इफेक्ट। उसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं तो आगे हम लोग को पता चलता है कि ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, दिस इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में होता क्या है? ये हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर वी विल लर्न इन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कहाँ पे पढ़ेंगे? याद रखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? जब हम लोग बात कर रहे हैं गैस एंड लिक्विड की। सॉलिड में तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ ही नहीं सकते, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एक दूसरे के नजदीक है। सो इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो उसमें प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता। सो अप्लाई प्रेशर में कहाँ पे कर सकता हूँ? लिक्विड में एंड गैस में। सो बेसिकली ये जो इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी, ये मैं कहाँ पे पढ़ूंगा? कौन से फेजेस में पढ़ूंगा? मैं ये पढ़ूंगा गैस एंड लिक्विड में। किस तरीके से पढ़ूंगा ध्यान से देखना, ठीक है? तो ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ये मुझे एक्सप्लेन किया किसने? हेनरीज लॉ ने। अब हेनरीज लॉ क्या बोलता है वो हम लोग चेक करते हैं। समझो फॉर एग्जांपल मैंने ना एक कंटेनर लिया हुआ है, एक बॉटल लिया हुआ है, ठीक है? अब ये बॉटल के अंदर ना मेरे पास लिक्विड है। क्या है मेरे पास? यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है? सो ये लिक्विड मैंने यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है? लिक्विड मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। मुझे क्या करना है? इसके ऊपर ना गैस डालना है। क्या डालना है मुझे इसके ऊपर? गैस। मुझे बता, सिंपल सा लॉजिक, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम दूर है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से नजदीक है। तो मुझे अभी गैस के मॉलिक्यूल्स को नजदीक लाके लिक्विड में सोल्यूबल करना है। तो मुझे बता मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को नजदीक कैसे ला सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। वही तो बात है। एक सिंपल अगर हम लोग इमेजिन भी करें तो मुझे बता गैस पानी के अंदर इजीली जाएगा क्या? नहीं जाएगा।
मुझे क्या करना है, उस गैस को प्रेशर लगा के सोल्यूबल करना है। इसका मतलब मैं जितना ज्यादा गैस को प्रेशर लगा के लिक्विड के अंदर भरने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा वो गैस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होगा। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर से। दिस इज नथिंग बट व्हाट योर हेनरीज लॉ। क्या बोला हेनरीज लॉ ने? इट स्टेट्स दैट सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, pressure of the gas over the solution. So that means solubility is directly proportional to pressure. अब solubility और pressure ये directly proportional है, तो मैं यहाँ पे is equal to का साइन में पुट करूंगा एंड एक कांस्टेंट पुट करूंगा. दिस कांस्टेंट इज नोन एज kh एंड दिस kh इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट. हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलेंगे. इसका यूनिट अगर मुझे निकालना है तो मैं प्रेशर को डिवाइड में भेज दूंगा, तो सोल्यूबिलिटी अपॉन प्रेशर. मैंने पहले ही बताया फर्स्ट स्लाइड पे सोल्यूबिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर आ गया. प्रेशर को हम लोग बार में मेजर करेंगे, सो kh का यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट भी आपको पूछा जा सकता है. इसके अलावा आपको और क्या पूछेंगे, तो हेनरीज लॉ के ऊपर आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस देखने मिलेंगे. ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है. सो ये एक्सेप्शन क्या है, ये जो NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वे वाटर के अंदर सोल्यूबल तो होता है, लेकिन वो वाटर के अंदर रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हेनरीज लॉ का एक्सेप्शन बन जाएगा, क्योंकि हेनरीज लॉ बोलता है कि रिएक्ट नहीं होना चाहिए गैस किसी भी लिक्विड के अंदर जब वो सोल्यूबल हो रहा है. सो ये रिएक्ट होता है, तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैव हायर सोल्यूबिलिटीज देन द एक्सपेक्टेड ऑफ हेनरीज लॉ. मैंने बताया ना, सिंपल सा लॉजिक है. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बॉटल के अंदर दिस इज अ बॉटल, मैं ये बॉटल के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं गैस को डिसॉल्व कर रहा हूँ, राइट. मैंने जब गैस को इसके अंदर डाला तो इसके अंदर का जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करेगा, बेसिकली वो गैस को लेगा अपने अंदर, राइट. क्यों, मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ. लेकिन जैसे मैं इसका ढक्कन हटाऊंगा तो बेसिकली गैस जो है वो रिलीज होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ. क्या है फंडा अपना, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी. लेकिन जब मैं ढक्कन हटाता हूं तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम हो गया तो सोल्यूबिलिटी भी कम होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मैंने गैस डाली हुई है वो लिक्विड के साथ रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट जब करेगा तो ऑब्वियसली वो बाहर नहीं निकल पाएगा. बाहर नहीं निकल पाएगा मतलब सोल्यूबिलिटी प्रेशर कम होने के बावजूद भी ज्यादा है. दिस यू हैव टू रिमेंबर, राइट. चलो यहाँ तक क्लियर हो गया. इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हम लोग को एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ना है, एंड जिस लॉ को हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ. ओके, सो नाउ राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रेशर्स. कितने प्रेशर्स होते हैं अपने पास, दो तरीके के प्रेशर्स होते हैं, राइट. सो हम लोग दोनों तरीके के प्रेशर्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बारी, राइट. सो प्रेशर जो होता है वो कितने तरीके के होते हैं अपने पास, दो तरीके के प्रेशर्स होते हैं. एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर प्रेशर. मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू डायरेक्टली बता देता हूँ. मेरे पास ए कंपोनेंट है, मेरे पास बी कंपोनेंट है. ये दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, एंड जब ये दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं तो इसमें ये जो ए का प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट ए, और ये जो बी का प्रेशर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट बी. सो बच्चों ये जो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी है ना, इनको मैं बोलता हूँ प्योर प्रेशर्स. क्या बोलता हूँ मैं इसको, प्योर प्रेशर्स, ठीक है. लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ए और बी को मिक्स करूंगा. सो जब मैं ए और बी को मिक्स करूंगा तो ये मुझे दिखेगा ए प्लस बी, राइट. सॉल्यूशन के अंदर दिख रहा है. अब ये सॉल्यूशन के अंदर जो ए का प्रेशर है उसको मैं बोलूंगा पी ए, और सॉल्यूशन के अंदर जो बी का प्रेशर है उसको मैं बोलूंगा पी बी. सो बेसिकली ये जो पी ए एंड पी बी है इसको मैं बोलता हूँ पार्शियल प्रेशर्स. क्या बोलता हूँ, पार्शियल प्रेशर्स. सो अपने पास कितने तरीके के प्रेशर्स आए, दो तरीके के. एक होता है प्योर प्रेशर और एक होता है पार्शियल प्रेशर. कैसे बताऊंगा प्योर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर को, फिर से सुनो ध्यान से. प्योर मतलब जब कंपोनेंट्स सेपरेट है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग है. ए बी और ए एंड बी दोनों अलग अलग है, और जब अलग अलग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर प्रेशर्स. लेकिन जब मैं ए और बी को मिक्स कर दूंगा, मिक्स करने के बाद जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन के अंदर जो ए का प्रेशर है उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और सॉल्यूशन के अंदर जो बी का प्रेशर है उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. अब राउल्ट्स लॉ क्या करता है, राउल्ट्स लॉ प्योर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर के बीच में रिलेशन बताता है. राउल्ट्स लॉ प्योर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर के बीच में रिलेशन बताता है. कैसे बताएगा, ध्यान से देखना. राउल्ट्स लॉ बोलता है किसी भी गैस का, किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इज इक्वल टू होता है उसका ही प्योर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसी का मोल फ्रैक्शन. समझ में आया.
सो सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। यही तुम लोग का बन गया स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर देखोगे राउल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट partial vapor pressure of any volatile component, that is P1, is equal to vapor pressure of pure component, that is P01, multiplied by mole fraction, that means X1. So in simple terms आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद करना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद हो गया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इजीली डेरिवेशन आप सॉल्व कर सकते हो। क्या याद रखना है? प्योर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन यही किसके इक्वल में होता है? पार्शियल प्रेशर के। अब यहाँ पे छोटा सा एक डेरिवेशन दिख रहा है जिसमें अगर मैं सेकेंड वाले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालूंगा तो P02 इंटू X2 आएगा। अब मैं क्या करूंगा? टोटल प्रेशर की निकालने की कोशिश करूंगा विच विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 का वैल्यू क्या है? P01 X1। P02 का वैल्यू क्या है? P02 X2। अब मैं क्या करूंगा? दोनों में से मुझे पता है, क्या पता है? X1 प्लस X2 का वैल्यू किसके इक्वल में होता है? 1। तो X1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 माइनस X2। X2 को उधर भेज दिया, यही उठा के तुम लोग को पुट करना है इधर पे। सो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P01 1 माइनस X2 प्लस P02 X2। करो मल्टीप्लाई, P01 इंटू 1 कितना होता है? P01। P01 इंटू X2 कितना होता है? P01 X2 प्लस P02 X2। अब मैं ये P01 को वैसे रखता हूँ, राइट। उसके बाद क्या करूंगा? मैं दोनों में से किसको कॉमन निकालता हूँ? X2 को कॉमन निकालता हूँ। अंदर क्या बचेगा? P02 माइनस P01। सो बच्चों दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ प्योर प्रेशर। ओके, सो ये राउल्स लॉ का सिंपल सा डेरिवेशन है जो आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आपको याद रखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेफिनेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है कि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल and does not depend on nature of solid particle. So colligative properties are the physical properties which depends on number of solid particle and does not depend on nature of solid particle. कितने colligative properties है बच्चों अपने पास? 4 colligative properties are there. The first one is known as vapor pressure lowering, second one is boiling point elevation, third one is freezing point depression and fourth one is osmotic pressure. चारों का एक एक डेरिवेशन आने का चांस है और वो कौन सा डेरिवेशन है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना प्रॉपर्टी है दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग। सो वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ, ये कंटेनर को मैं ऊपर से ढक्कन लगाता हूँ, इसके अंदर मैंने वाटर डाला हुआ है एंड जब वाटर डाला हुआ है तो वाटर के वेपर्स ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। रेट ऑफ वेपराइजेशन होगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद जो वेपर्स है वो ढक्कन के ऊपर लगेंगे और ढक्कन के ऊपर लगने के बाद वो फिर से नीचे आने की कोशिश करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। एंड जब ये दोनों रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाती है फिर भी मैं गैस बंद नहीं करता हूं, तो गैस बंद नहीं करता हूं तो एक्स्ट्रा वेपर्स बनेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा वेपर्स है उनको ढक्कन के ऊपर जाके चिपकने के लिए जगह नहीं है। सो बेसिकली वेपराइजेशन बढ़ चुका लेकिन कंडेंसेशन उतना ही है। अब दोनों में से एक बढ़ गया है और एक उतना ही है, मतलब दोनों अभी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर से इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम फिर से लाना पड़ेगा तो कौन लाएगा? वही लाएगा जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बिगड़ा है। किसकी वजह से इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है? एक वेपर्स की वजह से। तो ये जो वेपर्स है जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और ये एक्स्ट्रा वेपर्स क्या करेंगे? ये एक्स्ट्रा वेपर्स एक प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर और उसको बोलेंगे कि भाई और वेपर्स के ऊपर मत भेज। मतलब इन शॉर्ट वो जो वेपराइजेशन का रेट बढ़ चुका था, वेपराइजेशन बढ़ चुका था, उसको अभी उन्होंने कम कर दिया तो फिर से इक्वल हो गया, मतलब फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। सो बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है कि एक ऐसा प्रेशर
जो कि वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर सो दैट वेपराइजेशन कम हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, राइट। सो अब ये जो वेपर प्रेशर होता है, मैंने जैसे बताया, हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, राइट। सो समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो केसेस कंसिडर करता हूँ। पहले केस में मैंने सिर्फ वाटर लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है मैंने, सिर्फ वाटर, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्योर सॉल्वेंट, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यही वाले कंटेनर के अंदर क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर वाटर के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी डाल दिए शुगर के, और रादर मैंने शुगर के डाले, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के डाले, राइट। तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर डाल दिया सॉल्यूट, तो ये हो गया सॉल्यूशन, क्या हो गया, ये सॉल्यूशन। अब मुझे सिंपल सा लॉजिक बताओ, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा रहेगा, उसी का जिसका वेपर ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि वेपर से तो वेपर प्रेशर बना रहे हैं, समझ आ रहा है। सो वेपर्स जिसका ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। अब तो सोच के बता, थोड़ा सा एक सिनेरियो लेते हैं, समझ मैंने एक कंटेनर में सिर्फ पानी लिया है और मैंने इसको गैस के ऊपर रखा, मैंने ऊपर से ढक्कन लगाया, राइट। तो मुझे पता वेपर्स उसके ज्यादा निकलेंगे, किसके, वाटर के। लेकिन अगर मैंने वही वाटर के अंदर अभी शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया, शुगर, तो मुझे पता वेपर्स इजीली निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे भाई, क्योंकि जो शुगर है वो पानी को पकड़ के रख रहा है, और अगर वो पानी को पकड़ के रख रहा है तो पानी ढक्कन के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वेपर्स नहीं बन रहे हैं। और अगर वेपर्स नहीं बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, शुरुआत में वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, लेकिन बाद में क्या हो गया, कम, किसका, सॉल्यूशन का। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को अगर मैं लेता हूँ P01 और सॉल्यूशन का मैं लेता हूँ P1, तो मुझे बताओ किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट का। मतलब P01 इज ग्रेटर देन P1। मतलब बेसिक अगर मैं बताना चाहूँ तो पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। अब कितना कम हो गया है ये कैसे फाइंड आउट करूंगा, विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो मुझे सिंपल सा बता, शुरुआत में ज्यादा था, बाद में कम हो गया, कितना कम हुआ, कैसे फाइंड आउट करूंगा, माइनस करके। सो डेल्टा पी निकालूंगा, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू शुरुआत में ज्यादा था माइनस बाद में कम हो गया, और ये जो डेल्टा पी बना इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वेपर प्रेशर लोअरिंग। सो आई होप तुम लोग को वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है वो समझ में आ गया है। अभी हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग के डेफिनेशन की तरफ जंप करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चल, सो वेपर प्रेशर लोअरिंग का जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे, देखो जो अपना टर्म होता है ये वाला, ये इफ अगर तुम लोग को दिख रहा है, सो क्या है वो, डेल्टा पी अपॉन P01 is equal to x2, right? This is mole fraction of solute. Whenever we are using 1, it is for solvent, and whenever we are using 2, it is for solute. So ये बेसिक चीज याद रखो, न्यूमेरिकल्स के वक्त तुम लोग को काम आएगी, ठीक है। सो ये P01 सॉरी डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या है, x2। अगर मैं x2 का वैल्यू पुट करूं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस solvent. Now if I am considering solution is very dilute, solution is dilute, so if solution is dilute that means n1 is बहुत ज्यादा, n1 is much greater than n2, that means n1 plus n2 में मैं अगर अप्रोक्सीमेशन करूंगा तो n1 ही आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना n1, तो n1 बहुत ज्यादा है, मतलब मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या ही मिलेगा, n1 ही मिलेगा। सो मैं यहाँ पे n1 प्लस n2 की जगह पे n1 लिखता हूँ, तो डेल्टा p अपॉन P01 कैसे हो जाएगा, इट विल बी n2 अपॉन n1, राइट। सो ये n2 अपॉन n1 हो गया। अब मुझे बताओ n2 मतलब क्या होता है, n2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, सोल्यूट का, n1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, सॉल्वेंट का। तो कैसे निकालूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे n1 कैसे निकालूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो W1 अपॉन M1। अगर मैं इसको लिखूं ढंग से तो ये दिखेगा W2 अपॉन M2, M1 अपॉन W1। सो बच्चों ये जो मैंने निकाला है यही तुम लोग का एक फॉर्मूला बन जाता है, जो आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब M2 होता है, तो इसका फॉर्मूला M2 को इधर भेज दो, बाकी सबको उधर भेज दो। सो W2 M1 अपॉन डेल्टा P01 यहाँ पे रहेगा W1। So this is your formula of molar mass of solute in terms of vapor pressure lowering. So ये बेसिक सा फॉर्मूला है आपका, जो आपको याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जंप करेंगे, विच इज योर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
चलो, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब जो मैं चीज बताऊंगा वो आपको इंपॉर्टेंटली मार्क करनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर से। ठीक है, सो मुझे बता, अभी मैंने एक चीज पढ़ी कि प्योर वाले का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है सोल्यूशन से, तो इसी का उल्टा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ टी नॉट बी और यहाँ पे मैं लेता हूँ टी बी। तो मुझे पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ऑब्वियस सी बात है, मैं पानी ले रहा हूँ, मैं शुगर सॉल्यूशन ले रहा हूँ, मुझे पता जल्दी कौन बॉईल होगा? पानी, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और ये जो तुम लोग का सॉल्यूशन है वो बाद में बॉईल होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब टेम्परेचर उसका ज्यादा रहेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा रहेगा, राइट। चलो, तो मुझे बता, अब शुरुआत में ज्यादा था, आया ना? नहीं, शुरुआत में कम था। टी नॉट भी क्या है? कम। टीबी क्या है? ज्यादा। सो इसका मतलब शुरुआत में कम था, बाद में बढ़ गया। सो शुरुआत में कम था, बाद में बढ़ गया, तो ये इंक्रीज हुआ ना। सो ये इंक्रीज हुआ, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एलिवेशन। नाउ आई हैव टू फाइंड हाउ मच द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। कैसे और कितना इंक्रीज हुआ है? तो कितना इंक्रीज हुआ है मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, दैट मींस फाइनल में कितना है माइनस इनिशियली कितना था। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला। अब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का एक डेरिवेशन है जो कि कॉमन है, सिर्फ केबी टीबी यही डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूं, एक का ही डेरिवेशन करेंगे, दूसरा आप करोगे, बहुत ज्यादा इजी है। सो सिंपल डेरिवेशन है जिसका शुरुआत है डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, वेयर एम इज मोलालिटी। सो यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा केबी इंटू एम, वेयर केबी इज नोन एज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम याद रखना है। केबी के बहुत सारे नाम होते हैं, जिसमें से एक है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसमें से दूसरा नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, उसके बाद और एक नाम है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। सो दीज आर सम नेम्स ऑफ दिस केबी जो आपको याद रखना है। Okay, so molality is nothing but what? Number of moles of solute upon mass of solvent. Solvent का mass means क्या रहेगा? W1 and it should be in kg, right? So if अगर मैं kb को वैसे ही रखता हूँ, N2 को मैं split करता हूँ given mass upon molar mass में, and W1 को मैं वैसे ही लिखता हूँ, लेकिन ये ग्राम्स में लिखता हूँ, तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है M2, so मैं M2 को इधर भेज दूंगा। so the formula will look like 1000 kb W2 upon delta TB into W1. so this is the molar mass of solute in terms of boiling point elevation. Same formula you have to do the derivation. Same derivation है, same किसके लिए है ये same derivation? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन उल्टा होता है। क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है वाटर, तो वाटर को फ्रीज, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है। अब मैं उसके अंदर सोल्यूट ऐड करता हूँ, सॉल्ट में अगर ऐड करता हूँ, और अदर मैं दूसरा कोई एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करता हूँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा मीन्स वाटर का ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम हो गया है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट अभी कम हो गया है, मतलब डिप्रेशन हो गया है, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा टीएफ। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डेल्टा टीएफ, राइट। सो डेल्टा टीएफ अगर मैं बोलता हूं, यहाँ पे मैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का अगर मैं तुम लोग को पॉइंट पढ़ाता हूं, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में मैं तुम लोग को क्या बताऊंगा, ध्यान से सुनना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या रहेगा? डेल्टा टीएफ, राइट। तो अब मुझे बताओ शुरुआत में क्या था? शुरुआत में था डेल्टा टीएफ, टी नॉट एफ था शुरुआत में, बाद में कितना हो गया? टीएफ। तो मुझे पता बाद में कम हो जाता है ना, सो डेल्टा टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन डेल्टा टीएफ। अब कितना कम हुआ कैसे फाइंड आउट करूंगा? बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। सो दिस डेल्टा टीएफ इज नथिंग बट व्हाट? योर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो गया है, कितना
कम हो गया है। सेम डेरिवेशन मुझे करना पड़ेगा, कैसे करूंगा देखो, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मोलालिटी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैं केएफ पुट करूंगा, दिस केएफ इज नोन एज cryoscopic constant. Cryoscopic constant is also known as freezing point depression constant, molar depression constant and cryoscopic constant. ऐसे उसके तीन नाम है, राइट। सो अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे m मतलब मोलालिटी को स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट करने के बाद m मतलब मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। अब मैं n2 को भी स्प्लिट करूंगा, विच इज गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाई बाय W1 एंड ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000। सो ये हो गया डेल्टा TF। अब मुझे निकालना है M2, तो M2 को इधर भेज दो, बाकी सबको एक जगह पे भेज दो, तो फॉर्मूला विल लुक लाइक M2 इज इक्वल टू 1000 KF W2 अपॉन डेल्टा TF M2 W1, सॉरी M2 नहीं आएगा, it will be TF into W1. So this is the molar mass of solute in terms of freezing point depression. So same derivations है boiling point elevation के and freezing point depression के, दोनों अगर साइड बाय साइड करोगे तो इजीली हो जाएगा। अभी हम लोग मूव करते हैं सबसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है? ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी इजी। ऑस्मोसिस क्या होता है तुम लोग को पहले वो समझना पड़ेगा। अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं, कंटेनर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है। किसको पास होने देते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मींस लिक्विड, राइट। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी क्या है? इट अलोज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया, मैंने सॉल्यूशन लिया। अब ये सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे ना सोल्यूट ज्यादा है, क्या है पे, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर ज्यादा है, क्या है यहाँ पे, वाटर ज्यादा है। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। सो ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होना चाहिए क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, रादर कॉन्सेंट्रेशन कहां पे कम है? ये साइड में। सो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ये कब तक होगा बच्चों? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता, तब तक ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होते रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा ना जब दोनों का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का, तो ऐसे टाइम पे तुम लोग को फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकना पड़ेगा ना। एंड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकने के लिए एक प्रेशर यूज होता है एंड वही प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर अपोज करता है किसको? सॉल्वेंट के फ्लो को। और जब वो सॉल्वेंट के फ्लो को अपोज करेगा तो ऑब्वियसली ऑस्मोसिस रुक जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों रिप्रेजेंटेड बाय पाई। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को? पाई से। अब इसका एक सिंपल डेरिवेशन है। क्या है डेरिवेशन? अपने पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। अब मैं P की जगह पे पाई पुट करता हूं, यहाँ पे रहेगा NRT, मैं पाई को इधर ही रख के V को नीचे लेके जाऊंगा तो N अपॉन V इंटू क्या हो जाएगा? RT। अब N अपॉन V मतलब होता है C मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोलारिटी में भी गिनते हैं तो M इंटू RT हो जाएगा ये, राइट। अब M मतलब होता है मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, किसमें होता है? इन लीटर, मल्टीप्लाई बाय RT। अब N2 मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास इंटू रहेगा वॉल्यूम, और अगर मैं वॉल्यूम को ले रहा हूं लीटर्स मिलीलीटर्स में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे निकालना है M2, तो M2 को उधर भेज दो, M2 को उधर भेज दिया, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000 RT W2 अपॉन pi into V. So this will be the formula of molar mass of solute in terms of osmotic pressure. देखो बच्चों, हम लोग ने जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी तक कवर किए हैं
उसमें सब में हम लोग ने M2 का फॉर्मूला डिराइव किया है और इसी फॉर्मूला के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है और इसी फॉर्मूला के ऊपर आपको डेरिवेशन भी आ सकता है। सो ये आपको अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा बच्चों ऑस्मोसिस के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे एक तुम लोग को बता देता हूँ कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक मटेरियल से बना हुआ था जिसको हम लोग सेलोफेन बोलते हैं, सेलोफेन। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे है मैं बताता हूँ तुम लोग को, यहीं पे रहेगा किधर, तो यस है क्या, इधर दिया है क्या, ओके याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ, बट ये जो तुम लोग का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यस यहाँ पे देखो, इट इज अ फिल्म सच एज सेलोफेन। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जब हम लोग आगे चलते हैं तो ऑस्मोसिस की ही बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें से पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसे दो सॉल्यूशंस जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। याद रखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT, that means osmotic pressure is directly proportional to C. If osmotic pressure is same, that means concentration is also same. So isotonic solutions are two solutions which are having same osmotic pressure or the same concentration. So this you have to remember. इसके अलावा अपने पास फर्दर दो और होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करता हूं तो एक ऐसा सॉल्यूशन रहेगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हाइपोटोनिक में क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो याद रखना है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। ठीक है, सो ये आपको डेफिनेशन के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये वाला डेरिवेशन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया, पाई इज इक्वल टू MRT, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ये भी हम लोग ने कर लिया। इसके अलावा एक आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, विच इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है? सो बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है कि जब मैं एक सॉल्वेंट का फ्लो जब कर रहा हूं तो ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस मतलब होता है कि मैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट का फ्लो कर रहा हूं, राइट। लेकिन अभी होगा क्या, अभी मैं रिवर्स ऑस्मोसिस करूंगा जो कि उल्टा हो जाएगा, ऑस्मोसिस का उल्टा मींस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्यों होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करूंगा, विच प्रेशर, that pressure will be greater than osmotic pressure. So the conditions of reverse osmosis is we have to apply pressure which is greater than osmotic pressure, so that यहाँ पे क्या होगा, जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो उल्टा प्रोसेस होगा। उल्टा प्रोसेस मतलब क्या, पहले ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, ऐसा फ्लो हो रहा था, राइट। लेकिन अभी रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में यहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ पे होगा मतलब ये है हायर कॉन्सेंट्रेशन और ये है लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो बेसिकली हो क्या रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है। तो होगा क्या, ये कहाँ पे एप्लीकेशन क्या है इसका, रिवर्स ऑस्मोसिस का, जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, उसमें से जो सॉल्ट होता है उसको हम लोग को सेपरेट करने के लिए हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज यहाँ पे करते हुए देखते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस समझ गया, उसके अलावा हम लोग अभी आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। खत्म करने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताने का काम कौन करता है, वेन टॉप फैक्टर। अब ये क्यों यूज करना है मैं तुम लोग को बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो मुझे बताओ, हम लोग ने जो फॉर्मूलाज इतने सारे डिराइव किए, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हम लोग ने फॉर्मूलाज डिराइव किए। अब ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हम लोग फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को ये कौन से फॉर्मूलाज बता रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते। सो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ऑब्वियसली जब मैं इलेक्ट्रोलाइट लूंगा तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर तो एक रहेगा, लेकिन जब पानी के अंदर जाएगा तो वो डिसोसिएट होगा। सो नंबर विल चेंज एंड इफ नंबर इज चेंजिंग दैट मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल आल्सो चेंज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज होगा तो फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो मैं हमेशा हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग फॉर्मूला तो बनाता नहीं घूमूंगा,
तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूलाज बना लूंगा, फिर मैं इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करूंगा और वही रिलेशन में वहां पे पुट करके मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करूंगा। सो वो रिलेशन कौन देता है अपने को, वो देता है I. I is nothing but what Van't Hoff factor and it is equal to colligative property of electrolyte upon colligative property of non-electrolyte. In simple language, अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है तो मुझे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के, मतलब अभी जो मैंने अभी सारा डेरिवेशन किया उस वाले फॉर्मूलाज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से, राइट। अब I होता क्या है, तो ये I को हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा। सो I को डिराइव करने के, देखो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, मैंने जैसे बताया तुम लोग ने फॉर्मूलाज डिराइव किए, राइट। तो ये फॉर्मूलाज को तुम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट तुम लोग को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके, इलेक्ट्रोलाइट्स के, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब I कैसे फाइंड आउट करते हो, तो उसके पीछे तुम लोग को यहाँ पे एक डेरिवेशन देखने मिलेगा विच इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशन, जिसमें तुम लोग को क्या करना है मैं यहाँ पे बताता हूं। तुम लोग को क्या करना है, एक रिएक्शन लिखना है, ax by will give you xa y plus yb z minus, राइट। यहाँ पे z minus x minus लिखो, ठीक है। सो अभी ये तुम लोग का एक रिएक्शन बन गया। अब ये रिएक्शन में मैं इनिशियली ले रहा हूँ 1 मोल्स। अब मुझे पता है शुरुआत में a और b बनेगा क्या, नहीं बनेगा, राइट। तो बनेगा नहीं मीन्स क्या है यहाँ पे 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम आई एम कंसिडरिंग A का अल्फा मोल्स बना, B का भी अल्फा मोल्स बना, लेकिन ऑलरेडी A के पास X मोल्स था, B के पास Y मोल्स था, तो ये हो गया X अल्फा, ये हो गया Y अल्फा। मुझे पता ये X एंड Y, ये जो अल्फा है, अल्फा कहाँ से बना, 1 में से बना ना, तो अभी बचेगा क्या, 1 माइनस अल्फा। अब मैं निकालूंगा टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स बने, तो डिसोसिएशन के बाद बना 1 माइनस अल्फा, फिर बना X अल्फा, फिर बना Y अल्फा, तो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा अल्फा अल्फा, तीनों में से अल्फा को कॉमन निकालता हूं, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, और यहां से अल्फा गया तो 1 बचा। तो ये मेरा 1 प्लस अल्फा x प्लस वाई माइनस 1। अब ये जो x प्लस वाई है ये नंबर ऑफ मोल्स है किसके, प्रोडक्ट के, तो इसको मैं n कंसिडर करता हूं। क्या कंसिडर करता हूं, n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं x प्लस वाई की जगह पे क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया, सो इट विल लुक लाइक 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। अब मेरे पास I का फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ I? I का फॉर्मूला है एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स मिले, इतने मोल्स मिले, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास यूनिट्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। शुरुआत में कितना डिसॉल्व किया था मैंने, 1, तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 1। अगर ये आया वैल्यू तो ये किसका वैल्यू आएगा, I का वैल्यू आएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 1 को वो साइड भेजना है, तो I का फॉर्मूला तो आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। मुझे अभी अगर अल्फा निकालना है तो मैं I को ये साइड भेज दूंगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू अल्फा, n माइनस 1 को डिवाइड में भेज दो, सो I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 विल बी इक्वल टू अल्फा। सो दिस इज योर अनदर फॉर्मूला, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ I। आपको बोर्ड्स में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, जिसका I ज्यादा है, जिसका I ज्यादा होता है उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा रहेगा। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन चैप्टर। आप सॉल्यूशन चैप्टर को जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं वो अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताता हूँ जो आपको आएगा ही आएगा, उसको आपको करके जाना है अच्छे तरीके से। दिस वन, ये फिश वाला जो आपका एक न्यूमेरिकल है, ये आपको अच्छे तरीके से करके जाना है, ये आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यस सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच।